स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारी हाईवे इंजीनियरिंग की सीरीज़ चल रही है गाइस, तो उसका लेक्चर 10 देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइड डिस्टेंस को। तो आज हम लोग साइड डिस्टेंस का बेसिक देखेंगे प्रॉपर। उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके टाइप्स की जो इसकी फर्स्ट टाइप है, अगर मैं बात करूँ तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करें तो उसकी फुल डेरिवेशन देखेंगे। उसमें कौन कौन से कंसेप्ट जो इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके से उसकी डेरिवेशन की जाती है, लैग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस जो भी रहता है। तो प्रॉपर आपको पीआईबी थ्योरी के बारे में बताया जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन टाइम कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी, अगर मैं बात करूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स प्लस जो आपको, अगर मैं बात करूँ, वन लाइनर क्वेश्चन दोनों देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो को आप मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो करते हो गाइस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियोस आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग की सीरीज़ को, तो उनके लिए मैं जो लिंक है इसका प्लेलिस्ट का वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आप जब भी वीडियोज़ देखना चाहें, अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियो के साथ कनेक्ट कर सकें अच्छे से। तो आप पिछली वीडियो देखने के लिए मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हो। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, तो वहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर हम लोग साइड डिस्टेंस से। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले साइड डिस्टेंस की, तो आप इसके मीनिंग से समझ सकते हैं साइड क्या होता है। आप जो डिस्टेंस देखते हैं, साइड करा आपने, और डिस्टेंस होता है दूरी। तो इसको हम लोग अगर टेक्निकल भाषा में बोलें तो हम बोल सकते हैं जो विजिबल डिस्टेंस होता है, जो हमें अवेलेबल होता है किसी रोड के ऊपर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइड डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, मान लो अगर आपका कोई प्लेन रोड है, सिंपली यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ तो मान लो आपका ये प्लेन रोड था। तो यहाँ पे एक व्हीकल, ये आपकी एक मान लो एक व्हीकल है, एक यहाँ पे व्हीकल है। तो इन दोनों व्हीकल के लिए अगर मैं बात करूँ साइड डिस्टेंस की, तो ये इनका साइड डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों व्हीकल के लिए। तो अगर मैं बात करूं यही कंडीशंस, अगर मैं बात करूं जैसे कि अगर आपको किसी इंटरसेक्शन में मूव करना है, हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव करना है या वर्टिकल कर्व पे मूव कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जब ये व्हीकल मूव करेगी, जैसे हॉरिजॉन्टल कर्व में आप देखते हो जनरली आपको जब टर्न लेना होता है व्हीकल को, वहाँ पे देखने को मिलती है। तो कई बार आपको क्या होता है, जैसे यहाँ पे आमने सामने आपने ये वाली गाड़ी आती हुई देख ली, वहाँ पे कई बार क्या होता है आमने सामने आप नहीं देख पाते, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लाइन ऑफ साइड क्या था, सीधा सीधा लाइन ऑफ साइड था। तो इसी लाइन ऑफ साइड के अगर रोड के अलॉन्ग क्या होता है, हर साइड डिस्टेंस होता है। अभी हम बात करेंगे लाइन ऑफ साइड की भी। तो वहाँ पे क्या होता है, लाइन ऑफ साइड आपका क्या होता है, अगर उसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, रिस्ट्रिक्शंस हैं देखने में, तो क्या होता है आपका साइड डिस्टेंस कितना होगा, जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो कैसे प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस जो फुलफिल होनी चाहिए उसमें, तो वो प्रॉपर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व के केस में रिस्ट्रिक्शंस हम प्रॉपर यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक हॉरिजॉन्टल कर्व बनी हुई है। फर्स्ट वाले केस की अगर बात करें तो ये जो कर्व बनाई हुई है ऐसे, तो ये क्या हो गया, मान लो हमारी एक हॉरिजॉन्टल कर्व है। तो हॉरिजॉन्टल कर्व के ऊपर आप देख सकते हो व्हीकल्स मूव कर रही हैं। सबसे पहले हम ये वाली व्हीकल और ये वाली व्हीकल कंसिडर करते हैं। तो मान लो इन दोनों व्हीकल्स के बीच में जो ड्राइवर थे, इस ड्राइवर ने अगर मैं बात करूं ये वाले ड्राइवर ने यहाँ से देख लो, ये मानना इन्होंने बना लिया लाइन ऑफ साइट बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन ऑफ साइट मैंने प्रॉपर लिख भी रखा है, यहाँ पे ये लिख के लाइन ऑफ साइट लिख रखा है मैंने यहाँ पे। तो ये इस व्हीकल जो ये वाला व्हीकल थी और ये वाली व्हीकल थी, इनके ड्राइवर ने यहाँ से आते हुए गाड़ी को देख लिया लाइन ऑफ साइट से। अभी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन, आप यहाँ पे मैंने जो दे रखा है बीच में ऑब्स्ट्रक्शन, आप भूल जाइए, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो इन दोनों ने मान लो कि इसको देख लिया। तो अगर मैं बात करूँ साइड डिस्टेंस क्या होता है, तो साइड डिस्टेंस जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, जो रोड है आपका, मैं अगर बात करूँ हाईवे है तो रोड के अलॉन्ग होते हैं। अगर मैं बात करूँ जैसे कि रोड के अलॉन्ग चलेंगे यो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोड के अलॉन्ग डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको हम लोग बोलेंगे हमारा साइड डिस्टेंस। और यो अगर मैं बात करूँ यहाँ से इसने जो आते हुए व्हीकल को देखा था यहाँ से जैसे, तो ये हो गया इसका लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट आप देख सकते हो रोड के बाहर से, मतलब किसी भी आप जैसे रोड पे मूव करते हो तो आपने देखा होगा कि कोई गाड़ी ऊपर से आ रही है, जैसे कब से मूव करती हुई आ रही है, तो नीचे से आप देख लेते हो ऊपर से कोई गाड़ी आ रही है, तो वो क्या है आपका लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट में आपने रोड के अलॉन्ग नहीं देखा, आपने रोड के साइड से देखा, तो दूसरी साइड से आपको आती हुई गाड़ी दिख जाती है। लेकिन अगर हम रोड के अलॉन्ग देखें, जैसे कि रोड की लेंथ के अलॉन्ग देखें, तो जो रोड की लेंथ के अलॉन्ग अगर हम बात करते हैं तो उसको हम लोग, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बात करें रोड की लेंथ के अलॉन्ग, तो ये हो जाता है हमारा साइड डिस्टेंस। अब मान लो कि किसी कारणवश यहाँ पे क्या है कि आप नहीं देख पाए, जो लाइन ऑफ साइड थी यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई बिल्डिंग थी, मान लो कोई पेड़ था आगे वगैरह, तो आप नहीं देख पाए, तो आपकी व्हीकल सब क्या करेंगी, आगे मूव कर जाएंगी।
यहाँ पे ये देखो, ये वाली व्हीकल यहाँ पे मूव करके पहुँच गई, ये वाली व्हीकल यहाँ पे मूव करके पहुँच गई। अब इन्होंने एक दूसरे को देख लिया, मान लो ये इनका यहाँ से कुछ लाइन ऑफ साइट बन गया, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट, सॉरी मैंने बनाया नहीं है, तो अब मान लो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट बन गया। अब इन दोनों के बीच की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका साइड डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसी साइड डिस्टेंस को हम लोग डिफरेंट केसेस में देखेंगे, जैसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में देखेंगे। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में अगर मैं बात करूं तो कितना डिस्टेंस, जो हम इस डिस्टेंस को डिज़ाइन करेंगे ताकि क्या कर सकें, हमारी जो व्हीकल है हम उसको क्या कर सकें, सेफली स्टॉप कर सकें। तो इतना हम लोगों को स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करना है। अगर हम कर्व पे बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व में बात कर रहे हैं, तो कितना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हम प्रोवाइड करेंगे डिज़ाइन करने के लिए, ताकि हम अपने व्हीकल को सेफली वहाँ पे क्या कर सकें, रोक सकें। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेम अगर हम ऐसे ही देखें, अगर आप नीचे आप देख सकते हो वर्टिकल कर्व के केस में देखें तो देख सकते हो आप, ये एक वर्टिकल कर्व है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो ये एक व्हीकल है, ये वाली एक व्हीकल है। तो मान लो मैंने इस व्हीकल को ऐसे यहाँ से आते हुए देख लिया कि ये व्हीकल्स दोनों आ रही हैं, सॉरी बीच बीच में क्लिक हो रहा तो उसकी वजह से ऊपर स्लाइड्स आ रही हैं, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपने देखा, तो अगर इसका साइड डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो कैसे बनना चाहिए, ऐसे करके बनना चाहिए, क्योंकि ये किसके अलॉन्ग बनेगा, रोड के अलॉन्ग बनेगा। तो रोड के अलॉन्ग ये क्या हो जाएगा, आपका साइड डिस्टेंस हो जाएगा ऊपर अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन बाई चांस अगर किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आप नहीं देख पाए, तो यहाँ पे अगर नहीं देख पाए तो अब क्या होगा, ये व्हीकल्स हमारी थोड़ी और आगे मूव कर जाएंगी। ये व्हीकल यहाँ पे पहुँच गई, ये वाली व्हीकल यहाँ पे पहुँच गई। अब हमने देखा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, साइड डिस्टेंस होगा। तो साइड डिस्टेंस उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है, किसी भी रोड के ऊपर आपको उस तरीके से डिज़ाइन करना है कि आपको इनफ जो है स्टॉप साइड डिस्टेंस मिले, ताकि आप अपनी व्हीकल को क्या कर सकें, स्टॉप कर सकें विदाउट एनी कोलिजन। ठीक है, तो ये आपको मेन अगर आपकी बात करें तो फोकस रहना चाहिए। उसके बाद में अगर आपको ओवरटेक कराना, जब हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो किस तरीके से आप ओवरटेक करा सकते हैं, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो उसको भी हम प्रॉपर देखेंगे। अगर हम बात करें इंटरसेक्शन के केस में, तो आप देख रही है यहाँ पे एक इंटरसेक्शन बनी हुई है प्रॉपर, यहाँ पे ये एक इंटरसेक्शन बनी हुई है, ऐसे करके मैं सिंपली दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस टाइप की एक इंटरसेक्शन बनी हुई है। तो आपकी एक व्हीकल यहाँ पे है, एक व्हीकल यहाँ पे है। तो अगर तो इन दोनों व्हीकल्स ने यहाँ पे अगर इनका लाइन ऑफ साइट हो जाता, तो यहाँ पे इनको पता चल जाता कि यहाँ पे आके हमारा कोलिजन हो सकता है। तो ये दोनों व्हीकल यहाँ पे आने से पहले ये वाली व्हीकल रोक लेगा यहाँ पे, और ये वाली व्हीकल रोक लेगा। तो दोनों को यहाँ पे ये एक रोकेगा तो दूसरा क्रॉस करेगा, फिर दूसरा चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बाई चांस अगर आपका यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, तो लाइन ऑफ साइट आपकी प्रॉपर हो नहीं पाई, तो ये व्हीकल्स आगे आगे मूव कर गई। यहाँ से इन्होंने आके देखा, ठीक है, तो यहाँ पे ये व्हीकल आ गई थी, ये वाली व्हीकल यहाँ पे आ गई थी। तो इन दोनों ने यहाँ से एक दूसरे को देखा। तो अब इन दोनों के पास जो ये वाला डिस्टेंस बचा हुआ है, ये क्या, इसका साइड डिस्टेंस हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि इतना साइड डिस्टेंस आपके ऊपर क्लियर विजिबल होना चाहिए, ताकि आप अपनी व्हीकल को क्या कर सकें, सेफली स्टॉप कर सकें। मेन हमारा कंसर्न वही है। अगर मैं बात करूँ साइड डिस्टेंस की, ओवरटेकिंग केस में हम लोग देखेंगे ओवरटेक करने में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। उसके बाद में इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस का प्रोवाइड करते हैं, हेडलाइट साइड डिस्टेंस का प्रोवाइड करते हैं। तो वो बाद की सेकेंडरी चीज़ें हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारा कंसर्न ये रहने वाला है कि आपका जो साइड डिस्टेंस है, जो आपके ऊपर अवेलेबल है, विजिबल डिस्टेंस है रोड के ऊपर, तो वो इतना होना चाहिए, आपका इनफ होना चाहिए कि आप अपनी व्हीकल को सेफली जो है वहाँ पे रोक सकें विदाउट एनी कोलिजन। तो इस बात को आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि साइड डिस्टेंस क्या होता है आपका। सिंपल भाषा में बात करूं मैं तो, वो डिस्टेंस जो आपको अवेलेबल होता है रोड के ऊपर अपनी व्हीकल को लिए आपको मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साइड डिस्टेंस, जो हाईवे के ऊपर आपको विजिबल डिस्टेंस मिलता है। तो उसके केस में हमने रिस्ट्रिक्शंस के केस में भी देख लिया कि हॉरिजॉन्टल कर्व के केस में, वर्टिकल कर्व के केस में और इंटरसेक्शन के केस में अगर आपका लाइन ऑफ साइट के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ जाता है, तो आपका क्या होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपनी कर्व को डिज़ाइन करना है कि आपका फिर भी इतना सा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बची जाए, ताकि आप अपने व्हीकल को अच्छे तरीके से सेफली जो है वहाँ से मूव करवा सकें दोनों व्हीकल्स को विदाउट एनी कोलिजन। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने इसमें देखी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, हमारे आज का जो मेन टॉपिक रहने वाला है, ये तो जनरल स्टडी था। मेन टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो रहने वाला है, इसके ऊपर आई डिस्कशन रहेगी मेन। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस। तो टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस माइनली अगर मैं बात करूं तो हम लोग 4 टाइप्स में इसको डील करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो फर्स्ट हम देखेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में, फिर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, फिर हेडलाइट साइड डिस्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1 बाय 1 हम लोग एक एक को डिस्कस करते चलेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को।
तो अगर मैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करूँ तो आप इसके नेम से ही सुजेस्ट कर सकते हो कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, आपको जो अवेलेबल डिस्टेंस है रोड के ऊपर, तो वो व्हीकल को स्टॉप करने के लिए विदाउट एनी कोलिजन, तो वो जो डिस्टेंस आपके पास अवेलेबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो आप बोल सकते हो विजिबल डिस्टेंस अवेलेबल ऑन द रोड टू स्टॉप द व्हीकल सेफली विदाउट एनी कोलिजन। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलेंगे। अगर मैं स्टॉपिंग साइड के और नेम्स की बात करूं तो और किस किस नाम से आपको देखने को मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है, तो आपका इसका नाम देखने को मिल सकता है नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस भी इसी को बोलते हैं, तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में एब्सोल्यूट साइड डिस्टेंस भी इसी को बोलते हैं, तो दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के अदर 2 नेम्स की बात करें तो नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस और एब्सोल्यूट साइड डिस्टेंस, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में अभी तक हमने क्या देखा, इसके शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो SSD बोलते हैं, क्योंकि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है तो SSD से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। डेफिनेशन की इसकी ऐसे अगर टेक्निकल भाषा में मैं बात करूँ तो विजिबल डिस्टेंस अवेलेबल ऑन द रोड और हाईवे टू स्टॉप द व्हीकल सेफली विदाउट एनी कोलिजन, ताकि आपकी व्हीकल का कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, तो आपको इनफ जो है उसमें अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस मिल जाए, तो मतलब कि विजिबल डिस्टेंस मिल जाए, तो उसको हम क्या बोल लेंगे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोल लेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन में आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप डेरिवेशन में आप अपना प्रॉपर कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे रखिए, क्योंकि जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ कोई भी आपको ऐसे डेरिवेशन नहीं बताएगा, सिंपली आपको फॉर्मूला लिख के बता देंगे। तो डेरिवेशन काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, मान लो आपकी कोई व्हीकल थी, यहाँ पे मैंने पोजीशन बना रखी है फर्स्ट पोजीशन, तो ये एक सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मान लो ये आपका एक रोड आ गया, ठीक है, यहाँ पे रोड बना हुआ है, ऐसे आप देख लीजिए नीचे, तो ऐसे मैं बताता भी जा रहा हूँ साथ में आपको, ये एक रोड आ गया। इस रोड के ऊपर मान लो यहाँ पे आपकी व्हीकल है, ठीक है, तो ये जो व्हीकल है अगर मैं बात करूँ तो इसकी पोजीशन मैंने मान ली है, यहाँ पे आप देख सकते हो पोजीशन 1 मानी हुई है, और इसकी स्पीड कितनी है, स्मॉल b इसकी स्पीड है, स्मॉल b इसकी स्पीड है, ठीक है, सॉरी, तो स्मॉल b इसकी स्पीड है। अगर मैं स्मॉल b की बात करूँ तो किस में है, ये मीटर पर सेकंड में है, तो ठीक है, एक मतलब मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड है। तो उसके बाद में अगर मैं बात करूँ पोजीशन फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, और अगर इसकी मैं बात करूँ तो इस यहाँ से जब ये व्हीकल मूव कर रही थी इस रोड के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो व्हीकल थी, तो इसने यहाँ पे कुछ दूरी पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने क्या देखा, एक ऑब्जेक्ट देखा, ये आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से इसने क्या करा, ऑब्जेक्ट देखा, सीन ऑब्जेक्ट ऑन द रोड सर्फेस, यहाँ पे मैंने ऊपर लिख भी रखा है, इसने क्या करा, एक ऑब्जेक्टिव देखा जो रोड सर्फेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो इसने मतलब जिसने ऑब्जेक्ट किसने देखा, अगर मैं बात करूँ तो ड्राइवर ने देखा। अब ड्राइवर की अगर मैं बात करूँ तो आई लेवल जो है रोड सरफेस से कितना ऊपर होता है उसके बारे में बात करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है वो कितना होता है उसका मिनिमम, अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम उसकी हाइट कितनी होती है रोड सरफेस से, ताकि हम अपने व्हीकल को रोकें या ना रोकें डिसाइड करने के लिए। तो इन सब के लिए अगर मैं बात करूँ तो हमें IRC क्या बोलता है, क्योंकि जो टफ चीज़ें होती हैं ना वो अपने को नहीं देखनी, हम चलेंगे सीधा IRC के पास। अब अपने को तो पता नहीं होगा कि रोड सरफेस से कितनी हाइट रहती है ड्राइवर की आई लेवल की, अगर मैं बात करें, और अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट के मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं मिनिमम की बात करूँ, मैक्सिमम की भी लिमिट है, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ जैसे व्हीकल की हाइट है तो हम उसके सामने एक व्हीकल के सामने दूसरी व्हीकल ही आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ ऑब्जेक्ट यूज छोटे से छोटा कितना हो सकता है, तो उसके लिए IRC ने जो छोटी वैल्यू है उसके लिए इन्होंने बताया हुआ है। हाइट जैसे आपको मैंने बताई थी कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द व्हीकल कितनी हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कितनी होती है। मिनिमम अभी मैंने बताया नहीं आपको, तो मैं बताऊंगा ऑब्जेक्ट मिनिमम कितना हो सकता है, IRC कैसे वो बताता है इस सब चीज़ों को। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हाइट ऑफ द ड्राइवर आई अबव द रोड सरफेस, अगर मैं बात करूँ तो उसको मैंने H से नोट करा हुआ है। तो यहाँ पे व्हीकल के बीच में जो मैंने पॉइंट लगाया हुआ आप देख सकते हो, ये जो पॉइंट है बीच में, तो ये मैंने ड्राइवर को ऐसे पॉइंट को शो करा हुआ है कि ये ड्राइवर है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो IRC अपने को बोलता है कि जो ड्राइवर की आई सरफेस है, आई का अगर लेवल है, अगर मैं बात करूँ अबव द रोड सरफेस कितना होता है, 1.2 मीटर होता है। तो ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। और जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट जो है, तो ऑब्जेक्ट की अगर मैं हाइट की बात करूँ अबव द रोड सरफेस, तो वो कितनी होती है, 0.15 मीटर जो होती है वो मिनिमम होती है। अगर आपके ऑब्जेक्ट जो है रोड सरफेस से 0.15 मीटर का है
तो आपको अपनी व्हीकल को वहाँ पे क्या करना, आप अपनी व्हीकल को स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो उसको फिर पॉज करेंगे यहाँ से, अगर कोई ऑब्जेक्ट 0.15 मीटर का ऊपर का है। मान लो अगर कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन अगर बाई चांस कुछ और चीज़ गाड़ी वगैरह आगे आ जाता है या कुछ और चीज़ आगे आ जाता है, कुछ पॉज कर रहा है, तो फिर तो आपको व्हीकल को वैसे भी स्टॉप करना पड़ेगा आपको, ताकि कोलिजन ना हो। तो हम लोग ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे कुछ चीज़ पड़ी हुई है अभी, तो अगर उसकी हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 0.15 मीटर से अगर उसकी ज़्यादा की हाइट है, तो हम लोग अपनी व्हीकल को क्या करेंगे, स्टॉप करने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी हम प्रॉपर देखेंगे कि कितना प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे बेसिकली देखने वाले हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर अगर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो अगर ऑब्जेक्ट जो है 0.15 मीटर इसका मिनिमम है, तो ये 0.15 मीटर का है, इसका मतलब अपने को व्हीकल को स्टॉप करना होगा यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या देखी थी हमने, तो विजिबल डिस्टेंस अवेलेबल ऑन द रोड टू स्टॉप द व्हीकल सेफली विदाउट कोलिजन। तो अब हम देखेंगे कि वो कैसे डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप पहले ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूँ, आपकी व्हीकल जो मूव कर रही थी यहाँ पे पोजीशन 1 पे थी। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब मान लो कि आप खुद हाईवे पे हो, इज्यूम करो कि आप हाईवे पे हो, तो आपने देखा कि कुछ दूरी पर आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आपके माइंड में क्या आएगा, आप क्या तुरंत ब्रेक लगा देंगे? तुरंत ब्रेक नहीं लगाएंगे आप। आपके माइंड में आएगा कि गाड़ी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। आपका दिमाग बाद में जाके रिएक्ट करेगा इन चीज़ों पे। तो सिचुएशन को समझेंगे कि आपकी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इसकी हाइट इतनी है, मेरे को गाड़ी रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए। तो ये सब सिचुएशन को समझने में क्या होगा, जब आपकी ये सिचुएशन दिमाग में चल रहा है, रोकूं गाड़ी की नहीं रोकूं, तो इन्हीं सब बीच में आपका कुछ डिस्टेंस आप अपनी गाड़ी को मूव करवा देंगे। मान लो जिस स्पीड से आप चल रहे थे, तो आपकी स्पीड कितनी थी, 20 स्पीड से आप मूव कर रहे थे। तो आपकी स्पीड, इसी स्पीड से आपने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। तो आप कहाँ पे पहुँच गए, पोजीशन 2 तक पहुँच गए। तो यहाँ तक आपके माइंड में यही चल रहा था, आप फैसला नहीं कर पा रहे थे, आप सिचुएशन को समझ रहे थे कि गाड़ी को रोकना है कि नहीं रोकना है। तो फाइनली आपने 2 पोजीशन पे आके डिसीजन लिया कि मेरे को गाड़ी रोकनी है। तो 2 पोजीशन पे आके आप क्या करेंगे, ब्रेक को अप्लाई करेंगे। अब क्या गाड़ी को ब्रेक करते ही रुक जाती है? ऐसा नहीं है, कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल कर जाएगी और बाद में जाके रुकेगी। तो अब अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना कवर कर गई, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो आके डिस्टेंस कवर कर गया, और यहाँ पे पोजीशन 3 पे आके आपकी व्हीकल क्या कर जाती है, रुक जाती है। और यहाँ पे इसकी स्पीड जो है बी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये था एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे कि यहाँ से लेके पोजीशन 1 से लेके अगर मैं बात करूँ पोजीशन 2 में आने के बीच में जो इसने डिस्टेंस लिया, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैग डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैग डिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉपर मैंने लिख रखा है नीचे, इसको बोलते हैं लैग डिस्टेंस। और ये पोजीशन 2 से लेके पोजीशन 3 के बीच में जब हमने ब्रेक अप्लाई करी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं। तो अब इन डिस्टेंस को, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि इन डिस्टेंस को कैलकुलेट करना अपने को। अगर हम इन डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें अपने को पता चल जाएगा कि जो हमारी व्हीकल है वो स्टॉप करने के लिए उसको कितना डिस्टेंस चाहिए। क्योंकि देखिए ना, आप यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को सीन करा था, यहाँ पे बेसिकली आपको जाके ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको गाड़ी रुकनी चाहिए। तो ये टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, यही तो हो गया ना आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अगर मैं बात करूँ SSD हो गया आपका, कि जो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किसके बराबर हो गया आपका, कि लैग डिस्टेंस, जिसमें आपने जो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, गाड़ी रोकनी है नहीं रोकनी है, वो वाला डिस्टेंस। और उसके बाद में आपने सिचुएशन को अंडरस्टैंड करा, फाइनल डिसीजन लिया आपने कि गाड़ी रोकनी है। तो आपने रोकने के बाद में क्या करा, ब्रेक अप्लाई करी, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस, क्योंकि ब्रेक मारने के बाद में जो आपने डिस्टेंस कवर कर लिया फिर भी आपकी गाड़ी ने, क्योंकि आप स्लो करेंगे गाड़ी को, तो वहाँ पे जाके गाड़ी ने रुकने तक जो डिस्टेंस कवर करा उसने, तो इसकी अब क्या हो रहा है, स्पीड जो डिक्रीज़ हो रही है, जहाँ पे आके फाइनली जो रुक गई, यहाँ पे गाड़ी आपकी स्टॉप हो गई। तो ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर लिखी हुई है। 1 से 2 पोजीशन तक अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, हमारे पास लैग डिस्टेंस होता है। इसको आप LG से भी डिनोट कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ। उसके बाद में 2 से 3 तक अगर मैं बात करूँ, ये वाला जो है 2 से लेके 3 तक का डिस्टेंस जो है बीच में, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा आपका, ब्रेकिंग डिस्टेंस हो गया। और 1 से लेके 3 तक का टोटल डिस्टेंस की बात करूँ मैं, अगर 1 से लेके 3 पोजीशन, ये 1 आ गया आपका, ये 3 आ गया। तो अगर टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, इन दोनों के बराबर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मिल जाएगा। आई थिंक आपको ओवरव्यू प्रॉपर मिल चुका होगा कि क्या हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं।
तो एक बार कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, ताकि मैं समझ सकूँ कि आपके डाउट्स जो है प्रॉपर यहाँ पे आप कोई अगर डाउट्स वगैरह आ रहे हैं तो साथ में आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं। हम लोग बाद में जब ये वीडियो आपको ऑफलाइन में मिलेगी बाद में, तो मैं प्रॉपर आपके हर एक डाउट का आंसर करता हूँ। आपको पता होगा जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जब भी मेरे को कोई डाउट पूछते हैं, यहाँ पे पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, तो मैं प्रॉपरली आपके डाउट के आंसर करते हैं हम लोग। और अगर आप मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके डाउट का आंसर नहीं हो पा रहा है तो उसके ऊपर मैं प्रॉपर एक और से वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो बना दूंगा वहाँ उसके लिए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करवा सकें, कोई भी डाउट आपका रखेंगे नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हुई हैं। अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अब हमें फाइंड क्या करना है, लैग डिस्टेंस फाइंड करना है और ब्रेकिंग डिस्टेंस फाइंड करना है। इन दोनों डिस्टेंस को जब फाइंड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो बोर तो नहीं हो रहे हैं आपकी मैं इतना आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ। अगर आप बोर वगैरह फील कर रहे हैं तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट्स करके बता सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड रखूँगा, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग मेंटेलिटी होती है। अगर हम मैं बात करूँ, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, वो सोच रहे होंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, उनको प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं प्रॉपर आपको एक एक चीज़ को दो दो बार बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे इसमें कोई भी चीज़ में। तो जो बच्चे इसको पढ़ चुके हैं तो वो इसको क्या कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं। आपको पता है कि स्पीड अवेलेबल, यहाँ पे आपको स्पीड का ऑप्शन मिलता है, तो आप इसकी स्पीड बढ़ा कर भी देख सकते हैं, ताकि आपके लिए क्या हो जाए, वीडियो फास्ट हो जाए और जो पहली बार देख रहे हैं उनका भी नुकसान ना हो, तो दोनों के लिए जो फ़ायदेमंद रहे। अब बात करेंगे हम लोग इसकी लैग डिस्टेंस की। तो लैग डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कौन सा डिस्टेंस होता है जिसमें आपने क्या करा, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करा। अब आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो हम लोग इसी सिचुएशन के बीच में अंडरस्टैंड करते हुए कुछ आपकी व्हीकल जो थी वो डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, जिस स्पीड से आपकी व्हीकल मूव कर रही थी। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, मान लो आपकी व्हीकल जो है 20 स्पीड से मूव कर रही थी, तो आपने जब तक सिचुएशन अंडरस्टैंड करी, व्हीकल रोकनी है नहीं रोकनी है, तो वो सेम 20 स्पीड से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गई। तो इस बीच में यहाँ तक पहुँच गई तो इसमें कुछ टाइम भी लगा होगा। अब जो ये टाइम लगा हुआ है ना बीच में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइम को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो आप बोल सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो कितने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। रिएक्शन टाइम कौन सा टाइम हो गया आपका, अगर मैं बात करूँ तो जिस बीच में आपने क्या करा, सिचुएशन को प्रॉपर अंडरस्टैंड करा आपने। आपके मतलब अगर मैं बात करूँ तो इसीलिए हम लोग आगे पीआईबी थ्योरी पढ़ेंगे अभी इसकी। तो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में जो आपका टाइम लग गया, आपने फिर एक्शन लिया कि व्हीकल रोकनी है, तो इसी डिस्टेंस को अगर मैं बात करूँ तो ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं, आपने एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो आपको पता है स्पीड किसके बराबर होता है, अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अपने को क्या फाइंड करना है, हमें तो किस में इंटरेस्ट है, हमें तो सिर्फ बाई डिस्टेंस में इंटरेस्ट है, बाकी हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो चाहिए सिर्फ लैग डिस्टेंस, तो हमें डिस्टेंस में इंटरेस्ट है, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू स्पीड क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल बी है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्मॉल बी स्पीड से मूव कर रही है, स्मॉल बी है सॉरी, तो स्मॉल बी स्पीड से ये मूव कर रही है। तो उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो टाइम जो है कितना टाइम लेंगे ये इसको मूव करने में, तो रिएक्शन टाइम आ जाएगा आपका। अभी मैंने आपको बताया कि जो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में व्हीकल ने टाइम लिया, तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम बोलते हैं, कि सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगा। अब यहाँ से अगर अपने को टी का पता चल जाए, तो किसी तरीके से अगर मैं टी फाइंड कर लूँ ना, तो मेरे को डिस्टेंस पता चल जाए, क्योंकि स्पीड मुझे पता है कि मेरी व्हीकल अगर मैं हाईवे पे हूँ तो मुझे पता है कि मैं कितनी स्पीड से मूव कर रहा हूँ। अब बस मुझे ये टाइम मिल जाए ना, कि जो मैंने अपने अंदर, जो मैंने जब आगे ऑब्जेक्ट देखा, तो ऑब्जेक्ट को देखने के बाद जो मैंने टाइम लिया ना हाईवे पे, मान लो कि आप हाईवे पे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, सामने से आपने एक गाड़ी आती हुई देखी, अब मतलब ऑब्जेक्ट देखा जाए, गाड़ी आती हुई देखी, तो आप कुछ टाइम लेंगे कि ब्रेक मारूं या साइड से मैं निकल जाऊंगा, गाड़ी को रोक लूं। तो उसी बीच में आपको जो आपने रिएक्शन टाइम ले लिया ना, टाइम लगा आपको सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में, तो वो हो गया आपका रिएक्शन टाइम। और अगर इस टाइम का मेरे को पता चल जाए तो आपको क्या पता चल जाएगा, लैग डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब जो टाइम कैसे पता करें, तो इसके लिए एक थ्योरी आती है, अगर मैं बात करूँ तो सभी ने, आप सब ने ये पढ़ी होगी टाइम को फाइंड करने के लिए, PIEB थ्योरी। तो PIB थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं इसी बीच डेरिवेशन के बीच में आपके बेसिक भी क्लियर करता चलूँगा प्रॉपर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वन लाइनर बन सकते हैं। कोई भी चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे हर एक चीज़ डिस्कस करूँगा, कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक आप देख सकते हो डायग्राम, देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो पी जो होता है, यहाँ से आपने देखा
तो स्टिमुलस स्टिमुलस होता है आपने कुछ इन्फॉर्मेशन जो सेंसेशन थी वो आपने कहाँ पे भेजी, अगर मैं बात करूँ तो अपने ब्रेन में भेजी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रेन में बनाया हुआ है, तो ब्रेन में भेजी। अब ब्रेन में क्या होगा आपका, अगर मैं बात करूँ तो इंटेलेक्शन और इमोशन का प्रोसेस जो है ना, सेकंड और थर्ड का, ये जो चीज़ें अभी देखेंगे ये क्या होता है। सेकंड और थर्ड का जो यहाँ पे टाइम है ना, ये वाला जो टाइम है, तो ये आपका कहाँ पे लग जाएगा, ब्रेन में आपका लग जाएगा। ब्रेन में इनकी प्रोसेसिंग होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वहाँ पे चलेगा। उसके बाद में जो आप रिस्पॉन्स करेंगे ना कि गाड़ी रोकनी है या नहीं रोकनी है, तो उसको वह हम बोलते हैं वायलेशन जो बोलते हैं। तो वायलेशन का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे फोर्थ टाइम हो जाएगा आपका। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, और अगर मैं टोटल टाइम लॉस्ट की बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्या होता है, कितना टाइम आपका लॉस्ट हो गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। अब इस डायग्राम को समझते हैं प्रॉपर वन बाय वन। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो रिएक्शन टाइम था, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, टाइम फाइंड कर रहे हैं। तो रिएक्शन टाइम को क्या करा गया, पीआईबी थ्योरी के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा गया, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है परसेप्शन। अगर मैं बात करूँ परसेप्शन में क्या होता है, अगर मैं बात करूँ तो परसेप्शन में हम लोग क्या करते हैं, आपका क्या होता है, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट देखा, ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे आप, मान लो फिर से मैं आपको हाईवे पे लेकर चलता हूँ। आप हाईवे पे हो, बाइक चला रहे हो आप, आपने आगे ऑब्जेक्ट देखा, तो आप देखोगे किसे, आई से आपने ऑब्जेक्ट को देखा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को देखा आपने, तो आपका क्या होगा, एक प्रॉपर आपका सिग्नल बनेगा। तो वो आपका सिग्नल किसके थ्रू जाएगा, ब्रेन में जाएगा आपका सिग्नल। अब ये सिग्नल कौन भेजेगा ब्रेन में, अगर मैं बात करूँ तो नर्वस सिस्टम के थ्रू या स्पाइनल कार्ड के थ्रू आपका एक सिग्नल जो है आपके ब्रेन में जाएगा कि आगे क्या है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ तो क्या करना है, आपके ब्रेन में जाएगा सिग्नल। तो इसको क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं। परसेप्शन टाइम में क्या होता है, सिंपली अगर मैं बात करूं तो आपने आगे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ देखा, आई से आपने देखा, तो आपकी आइज़ क्या करेंगी, अगर मैं बात करूं तो सिग्नल भेजेंगी कहाँ पे, ब्रेन में। किसके थ्रू भेजेंगी, नर्वस सिस्टम के थ्रू या स्पाइनल कार्ड के थ्रू भेजेंगी। तो ये हो गया आपका परसेप्शन। नेक्स्ट बात करता हूँ तो आ जाता है इंटेलेक्शन। इंटेलेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, इंटेलेक्शन और इमोशन प्रोसेस जो है ना, इमोशन टाइम वाला, ये दोनों टाइम आपके ब्रेन में रहते हैं, ठीक है। ये दोनों किस में होते हैं, ब्रेन में चलता है। अब इंटेलेक्शन में क्या होगा कि ब्रेन क्या करेगा ना, जैसे ही ब्रेन में सिग्नल गया, अब आपका ब्रेन क्या करेगा, सिचुएशन को समझने की कोशिश करेगा कि हो क्या रहा है। तो ये क्या है, आपके ब्रेन में जो प्रोसेस चलेगा सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने का, तो वो चलेगा ब्रेन में, इंटेलेक्शन टाइम। उसके बाद आता है इमोशन टाइम। इमोशन टाइम की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, आपको डेंजर लगेगा, डर लगता है, कोई फेयर लगता है। सुपरस्टिशन की अगर मैं बात करूं, एंगर, गुस्सा वगैरह, तो ये सब चीज़ें जो है, इस चीज़ों में जो टाइम लगता है ना आपका, आपने अब आगे गाड़ी देखी तो आपको डर लगेगा, गाड़ी रुकेगी नहीं रुकेगी, ये सब चीज़ें जो आपके माइंड में चलेंगी, तो ये सारा टाइम क्या कौन सा होता है, इमोशन टाइम होता है। उसके बाद आता है वायलेशन टाइम। वायलेशन टाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आप क्या करते हो, फाइनल डिसीजन लेते हो कि मुझे गाड़ी रोकनी है या नहीं रोकनी है। तो चारों टाइम आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, परसेप्शन टाइम क्या होता है, इंटेलेक्शन टाइम क्या होता है, और इमोशन टाइम क्या होता है, वायलेशन टाइम क्या होता है। तो ये चारों टाइप मिल के क्या बनाते हैं, रिएक्शन टाइम बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया। अब हम कौन सी पोजीशन पे पहुंच गए हैं, जब वायलेशन या आ जाएगा तो फाइनल डिसीजन जब हम लेंगे तो हम लोग 2 पोजीशन तक नहीं पहुंच गए होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब आप आगे हो, तो यहाँ पे आप आके क्या करोगे, डिसीजन लिया, तो यहाँ पे आके यहाँ ब्रेक लगाओगे या नहीं लगाओगे। तो यहाँ पे आकर अगर आप ब्रेक लगाते हो तो आप पोजीशन कौन सी पे पहुँच गए, 2 पोजीशन पे पहुँच गए अब। लेकिन क्वेश्चन अभी भी वही है कि ये तो आपने सर पढ़ा दिया हमें पीआईबी थ्योरी क्या होता है, अब हमें ये समझ भी आ गया कि परसेप्शन में क्या होता है, हमारा क्या आइज़ जो सिग्नल भेजेंगी ब्रेन को स्पाइनल कार्ड के थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू। उसके बाद में इंटेलेक्शन में क्या होता है, इंटेलेक्शन में हमें पता चल गया कि ब्रेन में अब क्या करता है, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। इमोशन टाइम में क्या होता है, फेयर, एंगर वगैरह जैसी जो मतलब सेंसेशंस होती हैं वो प्रोड्यूस्ड होती हैं। वायलेशन में हमने डिसाइड कर लिया कि गाड़ी रोकनी है या नहीं रोकनी है, लेकिन इसमें अपने को ये तो पता चला ही नहीं कि टाइम कितना लगेगा। तो बताते हैं टाइम कितना लगेगा अब आपको, क्योंकि इतनी टफ चीज़ तो मुझे भी नहीं आती भाई कि मैं आपको बता सकूं कि टाइम कितना लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे भी नहीं आता तो किसी को तो आता होगा ना। तो किसको आता है, मुश्किल सवाल जितने भी हैं हम खुद से नहीं पूछेंगे, हम चले जाएंगे सीधा आईआरसी के पास कि भाई तुम हमें बताओ कि कितना टाइम लगेगा। तो आईआरसी ने हमें बताया कि जो अगर हम नॉर्मल केस में बात करें, डिज़ाइन के केस में बात करें एसएसटी के, तो हम लोग कितना लेते हैं, 2.5 सेकंड लेते हैं। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं रिएक्शन टाइम की बात करूँ तो ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। या अगर रिएक्शन टाइम की मैं बात करूँ तो 0.5 से लेके 5 सेकंड तक, 0.5 से लेके 5 सेकंड तक रिएक्शन टाइम आपका वेरी करता है।
डिज़ाइन के लिए अगर मैं बात करूँ, जो आपको हाईवे पे डिज़ाइन होता है, हम लोग स्टॉपिंग साइड स्टैंड्स जो डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए हम कितना लेते हैं, 2.5 सेकंड लेते हैं, बेस्ड ऑन द 90th परसेंटाइल। अगर मैं बात करूँ जो हमारा 19 परसेंटाइल के बेसिस पे हम लोग लेते हैं। अगर मैं बात करूँ 90th परसेंटाइल टाइम के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, तो मान लो आपकी क्या है, 100 व्हीकल मूव कर रही हैं। उन 100 व्हीकल में से हम ये मानते हैं कि आपकी जो एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, तो आपकी 90 व्हीकल्स जो हैं वो क्या है, 2.5 सेकंड के अंदर रिएक्ट कर देते हैं। तो उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। अब आप बात करेंगे 90 पे क्यों लिया, 100 पे क्यों नहीं लिया, हम सबको सेव कर लेते। तो ये जो 10% आ रहे हैं ना, 10% में कौन से आते हैं, जिनको चलान होते हैं। अब आप मुझे बताइए चलान क्यों होता है। गाड़ी आपकी है, रोड जो है वहाँ पे गाड़ी आप चला रहे हो, अगर जहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो जान भी आपकी जाएगी, तो फिर चलान क्यों हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। तो अगर इसका मैं आंसर करूँ तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही आप गाड़ी चला रहे हो तो चलान आपको इसलिए होता है क्योंकि अगर सामने दूसरी गाड़ी आ रही है तो आपका तो एक्सीडेंट होगा ही होगा, उसके साथ में उसकी जान भी खतरे में आ जाएगी। तो इसलिए चलान होते हैं कि ड्रिंक और ड्राइव करके अपने को गाड़ी जो है नहीं चलानी है। ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली होता क्या है कि जब आपको हमने जो हाईवे डिज़ाइन कर रखा है, किसके लिए डिज़ाइन कर रखा है, 2.5 सेकंड के लिए डिज़ाइन कर रखा है रिएक्शन टाइम का। लेकिन अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम करी हुई है, तो अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद जिसने भी अल्कोहल कंज्यूम करी है, आपकी एग्जांपल नहीं मैं दे रहा, कुछ बच्चे नीचे बोलने लगेंगे कि आप हमें अल्कोहलिक बोल रहे हो। तो मान लो किसी एक्स पर्सन ने क्या कर रखा है, अल्कोहल को कंज्यूम कर रखा है। अब वो क्या कर रहा है, हाईवे पे मूव कर रहा है। तो उसको उसने सामने से गाड़ी आती देखी, तो उसने क्या करा, उसका जो रिएक्शन टाइम था उसने 2.5 सेकंड की जगह पे 4 सेकंड लगा दिए। तो हमने जो डिज़ाइन कर रखा था रोड के ऊपर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए, गाड़ी रोकने के लिए, वो डिज़ाइन कर रखा था 2.5 सेकंड के लिए। अगर रिएक्शन टाइम बढ़ गया यहाँ पे, तो आपको नहीं लगता कि आपका लैग डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो अगर लैग डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपने प्रोवाइड कर रखा था, आप क्या आपको लगता है, अगर मैं सिंपली यहाँ पे बात करूँ, मान लो आपने यहाँ पे इतने के लिए लैग डिस्टेंस प्रोवाइड कर रखा था, उसके बाद में आपने सोचा कि आपने जो डिस्टेंस प्रोवाइड कर रखा था यहाँ तक आपने रखा था कि यहाँ पे आके ब्रेक लग जाएगी गाड़ी की, गाड़ी रुक जाएगी और इतना गैप जो है बीच में मेंटेन हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपने रखा था कि यहाँ से अगर आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट को साइड कर सकते हो, कोई गाड़ी आ रही है यहाँ से, तो इतने के लिए रखा था। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे जो रिएक्शन टाइम जो था हमने ज़्यादा ले लिया और आपकी व्हीकल जाके यहाँ पे आपने डिसाइड कर पाए कि रोकनी है नहीं रोकनी है, तो यहाँ से जब आप डिसाइड करोगे ब्रेक लगाई आपने, तो गाड़ी आपकी कहीं यहाँ पे जाके रुकेगी। तो यहाँ पे जाके रुकेगी तो तब तक तो आपको नहीं लगता कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका होगा। तो जो होना है वो हो चुका होगा, किसी न किसी की तो जहाँ तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। अगर डेथ नहीं होगी तो बाई चांस मतलब किसी को कोई इंजर्ड हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद में क्या है कि कोलिजन हो चुका है व्हीकल्स का। तो इसलिए क्या करते हैं कि ये रिएक्शन टाइम हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो 90th परसेंटाइल के बेसिस पे हमने कंसीडर करा हुआ है, तो वो हमने डिज़ाइन के लिए कंसीडर करा हुआ है। 10% सिर्फ अल्कोहल, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अल्कोहल कंजप्शन वगैरह करके व्हीकल्स के लिए चलान रखा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि क्यों अल्कोहल पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि जो आपके व्हीकल को रोकने के लिए आपने हाईवे के ऊपर जो डिज़ाइन करा होता है, तो लैग डिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि अगर आपका रिएक्शन टाइम इंक्रीज़ कर जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, लैग डिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगा। लैग डिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगा तो क्या होगा, आपके चांसेस ऑफ एक्सीडेंट क्या है, इंक्रीज़ कर जाएंगे, क्योंकि आपने जितना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड कर रखा है आपको उससे ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए, इतना आपने प्रोवाइड नहीं कर रखा, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होंगे। तो यहाँ से अब आपको टाइम भी पता चल गया। तो अब आप क्या फाइंड कर सकते हो, अगर मैं बात करूँ तो लैग डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो। टाइम आपको पता है 2.5 सेकेंड डिज़ाइन के लिए, और बी आपको ऑलरेडी पता है कि स्पीड से मूव कर रहे हो, तो सिंपली अब लैग डिस्टेंस तो मिलेगा। अब बचा सिर्फ ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो अब देखते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है। ब्रेकिंग डिस्टेंस को अगर मैं बात करूं तो आप एलबी से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है कि मान लो कि आप कौन सी पोजीशन पे पहुंच चुके हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख लो, फिर से मैंने लिख रखा है, तो आप पोजीशन सेकंड पे पहुंच चुके हो। अब यहाँ पे आपकी व्हीकल जो थी स्मॉल बी स्पीड से मूव कर रही थी, यहाँ पे भी स्मॉल बी स्पीड तक पहुँच गई हो, आप पहुँच गए हो, सॉरी। तो जब आपने यहाँ पे आके क्या करा, डिसाइड करा कि हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक को अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपकी गाड़ी जो है कुछ डिस्टेंस कवर कर जाएगी, जब तक आपकी स्पीड जो है जीरो नहीं हो जाती। तो इस पॉइंट पे आपकी स्पीड जीरो हो रही है, तो इस बीच आप कुछ डिस्टेंस कवर कर जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं, गाड़ी के स्टॉप होने तक। तो अब हम फाइंड करेंगे ये ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना होता है। तो 2 से 3 के बीच में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीड जो है कितनी है, 20 स्पीड से मूव कर रहे हो आप। यहाँ पे स्पीड आपकी जीरो हो गई। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ से यहाँ आने तक अगर मैं बात करूँ तो आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है।
तो अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे चेंज हो रही है तो अब इसी का कंसेप्ट हम लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी का, और काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट से हम क्या निकालेंगे, ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालेंगे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला, कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। कि जो काइनेटिक एनर्जी में आपका चेंज आया, यहाँ पे आपकी स्पीड कितनी थी, बी स्पीड से मूव कर रहे थे, यहाँ पे आप बी स्पीड आपकी जीरो हो गई, तो इन दोनों के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वो किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। अब देखते हैं इन दोनों चीज़ों को। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है किसके बराबर होता है, 1/2 एम बी स्क्वायर के बराबर होता है। एम क्या होगा, जो व्हीकल है आपकी, ठीक है, यहाँ पे मान लो जो आपकी कोई व्हीकल थी यहाँ पे, तो उसका कुछ मास भी होगा, तो अगर इस कुछ व्हीकल का कुछ मास होगा तो वो क्या होगा, तो उसको हम एम बोल देते हैं, तो 1/2 एम बी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं वर्क डन की बात करूँ तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे एफ डी लिखा हुआ है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा, कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस आएगा, एल बी से डिनोट कर लो। और एफ की बात करूँ तो ये क्या है, आपकी फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स की अगर मैं बात करूँ, फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी है, जो आपको क्या करेगी, आपकी गाड़ी को रोकने में हेल्प करेगी, यहाँ पे आपकी गाड़ी आके रुक जाए। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर आ जाएगी अगर मैं बात करूँ, तो एक तो आ जाएगी ये फ्रिक्शनल कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल फोर्स के बराबर आ जाएगी, जो नॉर्मल रिएक्शन आपकी आएगी यहाँ पे, तो किसके बराबर आ जाएगा, एफ इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है आपकी, मान लो यहाँ पे जो है तो व्हीकल है, तो इसके अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करूँ तो क्या आएगा, एम जी आ जाएगा ना यहाँ पे, तो एम जी क्या आ जाएगी, आपकी नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी व्हीकल की। तो अगर यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो एफ क्या है, अगर मैं बात करूँ तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है। कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव करें, व्हीकल को टर्न करवाना है। अगर आपको बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सा, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, टर्निंग वगैरह में जो हम लोग यूज़ करते हैं स्टॉप करने में, टर्निंग वगैरह में जो हम लोग यूज़ करते हैं, गलत बताते हैं, वो लैटरल होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जब आपको व्हीकल को स्टॉप करना होता है अपने को, तो हम लोग जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शनल कोफिशिएंट को यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एफ क्या होगा, हमारा लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा, एम जी हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब एफ इंटू क्या आ जाएगा, एफ इंटू एम जी आ जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो 1/2 एम बी टू का स्क्वायर माइनस एम बी थ्री का स्क्वायर। बी टू मतलब यहाँ पे जो स्पीड थी आपकी टू पोजीशन पे, बी थ्री आपकी इस पोजीशन पे जो स्पीड थी, तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल गया अपने को, 1/2 एम बी टू स्क्वायर माइनस 1/2 एम बी थ्री स्क्वायर। एम तो सेम रहेगा, मास दोनों का क्या है, सेम रहेगा व्हीकल का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो फोर्स अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे किसके, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर आएगी, तो एफ इंटू एम जी, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, एल बी हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ से मास कट जाएगा आपका, एम तो दोनों तरफ से कट गया, अब बचा क्या आपके पास, 1/2 बी टू स्क्वायर माइनस 1/2 बी थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी इंटू एल वी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ आपने देखा कि हमें पता है जब आप पोजीशन 3 पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो आपकी व्हीकल स्टॉप हो चुकी है। अगर स्टॉप हो गई है तो इसका मतलब आपकी स्पीड क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब बी थ्री क्या है, जीरो है। तो बी थ्री हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी जब आपकी व्हीकल स्टॉप है। तो बी थ्री जीरो हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा, 1/2 बी टू का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी इंटू एल वी। तो यहाँ से हम जो डिस्टेंस है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, कि हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकें। तो यहाँ से हम लोग ब्रेकिंग डिस्टेंस, मैंने आपको बताया था एल बी से नोट कर रहे थे ब्रेकिंग डिस्टेंस को, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये एफ जी इसके नीचे चला जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 GF। तो यहाँ पे अभी स्मॉल बी क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी बी स्पीड थी, यहाँ पे भी बी स्पीड थी, तो स्मॉल बी। अगर लैग डिस्टेंस में बात करूँ तो दोनों की स्पीड तो बराबर थी, तो इसलिए मैंने स्मॉल बी से यहाँ पे डिनोट कर दिया फिर से। तो बी टू यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें, और बी वन और बी टू यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पोजीशन 1 पे, अगर मान लो आप बी वन बोलते हो, यहाँ पे बी टू बोलते हो फॉर्मूले में, असली में तो दोनों स्पीड एक ही है ना, क्योंकि बी स्पीड से मूव कर रहा था इस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे तो स्पीड बी थी, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी स्पीड क्या थी, बी थी आपकी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल बी लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। तो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आ गया यहाँ पे, एल वी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 GF। ये किसका फॉर्मूला आ गया आपका निकल के, ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। तो अब आपको नहीं लगता कि हम लोगों ने दोनों डिस्टेंस फाइंड कर लिए जो हमें फाइंड करने थे। अब हमारे पास हमारा लैग डिस्टेंस भी आ चुका है और ब्रेकिंग डिस्टेंस भी आ चुका है, तो दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जो हमारा अल्टीमेट गोल था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, लैग डिस्टेंस क्या था हमारा, स्मॉल बी इंटू टी आर। टी आर क्या था, रिएक्शन टाइम था, जो हमारा 2.5 सेकंड रहेगा डिज़ाइन के केस में, तो प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 GF। तो यहाँ पे बी के आप अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ व्हीकल आपकी किस में है, मीटर पर सेकंड में है। जी की बात करूँ तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो आपका 9.8 रहता है।
तो जनरली आप अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप 10 कंसिडर करेंगे न्यूमेरिकल के केस में, तो आपकी कैलकुलेशन को ईजी रखने के लिए। एफ़ की बात करूँ तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट अगर मैं बात करूँ कौन सा यहाँ पे लैटरल फ्रिक्शनल सॉरी लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, गलती से लैटरल निकल रहा है बार बार आज, तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होता है आपका। तो ये कितना होता है अगर इसकी वैल्यू की बात करें, तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें हम प्रॉपर इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ चीज़ें, ग्रेडियंट का क्या इफेक्ट रहता है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ रेंज याद रखिए इसकी 0.35 से लेकर 0.4 रहती है इसकी रेंज। उसके बाद में ये सब अभी आप हम लोगों ने ये प्रॉपर जो था सारे फैक्टर्स देख लिए कि इस फॉर्मूले में कौन कौन सी चीज़ें जो है फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहने वाली है उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो आपका जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम लोग इसके ऊपर ग्रेडियंट का इफेक्ट देखेंगे कि ग्रेडियंट के चेंज होने से क्या आपका जो फॉर्मूला है क्या वो चेंज होगा। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट लाइन के केस में अगर आप सिंगल लेन है आपकी डबल लेन है, तो उसके केस में जो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है आपको कितना प्रोवाइड करना पड़ता है, 1 वे ट्रैफिक है 2 वे ट्रैफिक है, तो उनके केस में कितना प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर आपको आज की वीडियो के सारे जितने भी डाउट्स थे आपको इसको लेके अगर आपने कहीं पहले पढ़ा हुआ था, तो अगर आपके वो क्लियर हो गए हैं डाउट्स वगैरह, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए गाइस। थैंक यू गाइस।